जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ गांधीयन फिलॉसफी, गांधी दर्शन के बारे में। पहला जो टॉपिक है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में वकील के रूप में गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि वहाँ पे व्यापारी, भारतीय व्यापारी थे गुजरात के। उन्होंने एक वकील की जरूरत थी, तो गांधी जी एक बेस्ट एडवोकेट थे, मतलब वकील थे, जिसके कारण इन्होंने वहाँ पे गया और वहाँ पे देखा कि भारतीय समुदाय के साथ और अन्य लोगों के साथ नस्ल का भेदभाव किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने गए वहाँ पे और उसको निपटाने का प्रयास किया गया। सत्याग्रह की पहली शुरुआत दक्षिणी अफ्रीका में हुई है। 1894 में उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी, जिससे भारतीयों को एकजुट किया। और 1906 में ट्रांसवाल सरकार ने एशियाई लोगों के लिए अनिवार्य पंजीकरण कानून लागू किया। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के द्वारा उसको विरोध किया, शांतिपूर्वक विरोध किया। प्रमुख संघर्ष और प्रभाव इसका क्या रहा? तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कई अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व किए, जैसे टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना, जहां सत्याग्रहियों को आत्मनिर्भर बनाने की शिक्षा दी गई, है ना, कि आत्मनिर्भर किस प्रकार से रह सकते हैं जब तक शिक्षा नहीं मिलेगा, है ना। 1913 में उन्होंने भारतीय महिलाओं को सत्याग्रह में शामिल किए और ब्रिटिश सरकार और दक्षिण अफ्रीका के प्रशासन पर दबाव बढ़ने लगा, जिसके कारण 1914 में समझौता के तहत भारतीयों के अधिकारों में सुधार किया गया। ठीक है, भारत वापसी आए और उसका प्रभाव क्या रहा? 1915 में भारत वापसी आए, गांधी जी लौटे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में अनेक संघर्षों ने उन्हें सशक्त बना दिया, सशक्त नेता बना दिया। मतलब काफ़ी वहाँ पे संघर्ष किए हैं, उसके कारण यहाँ पे वो आके सशक्त हो गए, मजबूत हो गए, नेता बन गए। वहाँ के अनुभव ने ही भारत में उनके भविष्य के आंदोलनों जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी। दक्षिण अफ्रीका में बिताए गए 21 वर्षों ने गांधी को महात्मा बना दिया और अहिंसा व सत्याग्रह को एक वैश्विक आंदोलन का रूप दिया। वैश्विक आंदोलन के रूप में इनके विचारों को व्यक्त करने लगा। गांधीवादी आंदोलन क्या है? तो हम लोग देख लेते हैं। तो गांधी का मेन आंदोलन करने का क्या उद्देश्य होता है? तो महात्मा गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा और सत्याग्रह का सिद्धांतों पर आधारित की गई महत्वपूर्ण आंदोलन चलाएं। इन आंदोलनों ने न केवल भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई को मजबूत किया, बल्कि विश्व भर अहिंसा संघर्षों के लिए प्रेरणा भी दी। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि चंपारण 1917, चंपारण सत्याग्रह 1917 ये क्या है? चंपारण बिहार का एक जिला है और जिला उस समय अंग्रेजों के अधीन था, उस समय ब्रिटिश सरकार के अधीन था हमारा बिहार, पूरा भारत ही था। तो उसमें से एक राजकुमार शुक्ला जी थे। राजकुमार शुक्ला जी को पता चला कि एक विदेश से आए हुए हैं, मतलब बाहर से पढ़ाई करके बहुत अच्छे नेता हैं, तो गांधी जी है। तो महात्मा गांधी जी के बारे में जानने के बाद गांधी जी के पीछे पीछे जाने लगे, जहाँ जहाँ सम्मेलन हो, कांग्रेस अधिवेशन हो, कांग्रेस के जहाँ भी कार्यक्रम हो, वहाँ पे जाके हाथ जोड़ के गांधी जी से विनती करने लगे। तो इन्होंने नील की खेती के खिलाफ 3 कठिया नील की खेती, अब डिटेल में उतना नहीं बताएंगे, मतलब क्या है, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य है। तो राजकुमार शुक्ला को लगा कि हम लोगों के लिए कौन लड़ेगा। तो पता चला कि महात्मा गांधी जी एकदम बेस्ट लीडर है पूरा भारत में, सबसे बढ़िया, जो ब्रिटिश सरकारों को नमक चटा दिए हैं। तो इसके बिहार में चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों को ब्रिटिश सरकार जबरदस्ती शोषणकारी नीतियों के तहत काम कराने पर मजबूर कर रही थी। गांधी जी ने वहां आकर अहिंसा आंदोलन किया, जिससे ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और किसानों को राहत मिली। अब हम लोग देखेंगे अगला, खेड़ा सत्याग्रह क्या है? तो खेड़ा क्या है? गुजरात में खेड़ा जिले में भयंकर अकाल पड़ा था गुजरात में, फिर भी ब्रिटिश सरकार किसानों से कर वसूल रहा था, टैक्स, मतलब टैक्स वसूल रहा था। और गांधी जी ने किसानों के साथ मिलकर ना
देने का आंदोलन किया कि हम लोग टैक्स नहीं देंगे। जब फसल ही बढ़िया नहीं हुआ, अकाल पड़ा हुआ है, तो हम लोग टैक्स किस बात का देंगे, तो हम लोग खाएंगे क्या। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और कर वसूली को रोकना पड़ा, मतलब टैक्स कलेक्शन को रोक दिया गया, रद्द कर दिया गया। अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये क्या है हम लोग समझते हैं। उसी समय अहमदाबाद में कपड़ा मिल उद्योग को उचित वेतन नहीं मिल रहा था। गांधी जी ने मजदूरों को सत्याग्रह और अनशन का मार्ग दिखाया। अंत में मजदूरों की मांगे मान ली गई और वेतन बढ़ा दिया गया। असहयोग आंदोलन जो है अंग्रेजों के खिलाफ चलाई गई आंदोलन है। गांधी जी नेतृत्व कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट एक आया था। रॉलेट एक जज का नाम था। उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया था कि कोई भी व्यक्ति पर अगर संदेह हो कि हमारे शासन को बिगाड़ने के लिए साजिश की जा रही है, तो उसे आप बिना अरेस्ट वारंट का आप अरेस्ट कर सकते हैं और जितना दिन तक हो सकता है आप रख सकते हैं। उसके लिए कोई अपील दलील की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी के बीच में उस समय बैसाखी की पूर्णिमा के दिन था जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और उसी समय उधम सिंह जो बचे बाद लास्ट में जनरल डायर को गोली मारा। तो वही जालियांवाला बाग हत्याकांड के रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की। ब्रिटिश सरकार ने उसके साथ किसी भी प्रकार का सहयोग ना करके आश्वासन किया, विदेशी वस्त्र को बहिष्कार करो, है ना, सरकारी नौकरी को त्यागपत्र, ब्रिटिश स्कूलों का बहिष्कार। गांधी जी का कहना था कि किसी से हम लड़ नहीं सकते लेकिन बहिष्कार पूरा कर सकते हैं। जैसे उसका वस्त्र का बहिष्कार करेंगे तो उसका जीडीपी गिरेगा, अगर उसका नौकरी को बहिष्कार करेंगे तो उसका कार्य ठप हो जाएगा। त्याग पत्र देने बोला नौकरियों से, है ना। ब्रिटिश स्कूल, अगर स्कूल हम लोग नहीं जाएंगे तो उसका जितना भी ड्रेस व्रेस जो भी कपड़ा लत्ता बिकता है वो बंद हो जाएगा। तो जब किसी का आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगा तो वो मजबूत नहीं हो पाएगा। इसलिए सत्याग्रह की मतलब असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा 1920 से लेकर 1922 में तक चला। लेकिन 1922 तक ही क्यों चला, तो बता दें कि 5 फरवरी चौरा चौरी हत्याकांड, उत्तर प्रदेश के एक थाना है। थाना में क्या हुआ कि वहाँ थाना के बाहर कुछ लोग जो थे भारतीय, वो थाना के बाहर ही कपड़े को जला रहे थे, लेकिन थानेदार को गुस्सा चढ़ा, जो अंग्रेज थे उसकी कुटाई कर दिया, भारतीय लोगों को कुटाई कर दिया। तो भारतीय लोग भी गुस्सा में क्या किए, उन सभी लोगों को, जितना भी सभी पुलिसकर्मी थे, 22 पुलिसकर्मी थे, सबको जिंदा जला दिया गया था। जिसके कारण यह चौरा चौरी हत्याकांड के कारण ये हिंसा रूप ले लिया, जिसके कारण गांधी जी ने यह आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, और यहीं से फिर देखिए अगला जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, तो ये नमक कानून के विरोध में गांधी जी ने दांडी मार्च, दांडी साबरमती आश्रम से एक दांडी जगह है जो 12 मार्च और से चलना स्टार्ट किया और 6 अप्रैल को पहुंचा, है ना, जिसका नाम पड़ा दांडी मार्च भी पड़ा इस यात्रा का, है ना। उन्होंने 78 अनुयायियों के साथ और 241 मील की यात्रा कर दांडी गांव में समुद्र से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून तोड़ा। ब्रिटिश का कहना था कि कोई भी कानून मतलब कोई भी नमक नहीं बना सकता है, लेकिन गांधी जी ने अपने साथ एकजुट होकर 78 अनुयायियों के साथ 241 मील पैदल जाके और समुद्र के किनारे नमक बनाकर ब्रिटिश के कानूनों को तोड़ा। और इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को हिला दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गति दी। अब हम लोग अगला देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन क्या है। तो अंत में भारत छोड़ो आंदोलन अंतिम आंदोलन गांधी जी का माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। 8 अगस्त 1942 में मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में गांधी जी ने भाषण दिया और कहा, करो या मरो। इसका 2 प्रमुख वचन है, एक अंग्रेजों भारत छोड़ो और एक करो या मरो। ठीक है, गांधी जी ने और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आंदोलन पूरे देश में
फैल गया। यह आंदोलन स्वतंत्रता की अंतिम निर्णायक लड़ाई साबित हुआ और 1947 में भारत देश आजाद हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि निष्कर्ष क्या है। तो गांधीवादी आंदोलन ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये तो एकदम फिक्स है जी। सत्याग्रह और अहिंसा के उनके सिद्धांत तो आज भी दुनिया भर प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, क्योंकि इसका जो सत्याग्रह और अहिंसा जो दो मेन इसका गुण कह सकते हैं, औजार कह सकते हैं, ये महत्वपूर्ण निभाया। तीसरा हम लोग देख लेते हैं कि तीसरा टॉपिक अहिंसा और सत्याग्रह क्या है। महात्मा गांधी का पूरा संघर्ष अहिंसा नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने इन दोनों विचारों को भारत में स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य आधार बनाया कि अगर हम कोई भी चीज को करते हैं तो संघर्ष जो है हम लोग अहिंसा, मतलब कभी भी हम लोग मारपीट नहीं करेंगे। अगर हमारा दुश्मन भी है तो उससे हम लोग को दोस्ती के जैसा एकदम, मतलब उसके प्रति हमको कोई बुराई नहीं सोचना है और एकदम तन मन लगा के उसके खिलाफ हम लोग को अहिंसा रूप में और सत्य आग्रह करना है, जिसके कारण उसका भी दिल पिघलेगा, वो भी हमारे बारे में सोचने लगेगा। ऐसा उनका विचार था। अहिंसा नॉन वायलेंस, अहिंसा का अर्थ होता है किसी भी जीव को मन वचन और कर्म के से हानि ना पहुंचाना। गांधी जी के अनुसार अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से बचना नहीं, बल्कि बुराई के प्रति प्रेम और करुणा का भाव भी रखना। गांधी जी की अहिंसा की विशेषताएं क्या है बता रहे हैं। तो पहला जो है शारीरिक और मानसिक हिंसा के बचाव। केवल हाथ से चोट पहुंचाना ही हिंसा नहीं है, बल्कि किसी के प्रति बुरा सोचने को भी हिंसा माना जाता है। ऐसा बात नहीं है कि आप किसी को पीट दिए तो आप हिंसा हो गए। आप किसी के प्रति अगर माइंड में सोच रहे हैं कि उसको हम आज मार देंगे या तो उसको ऐसे कर देंगे, तो वो भी एक हिंसा कहलाएगा। दुश्मन से भी प्रेम कीजिए। गांधी जी का मानना था कि दुष्ट से घृणा मत करो, बल्कि उसकी बुराइयों से घृणा करो। दुष्ट कभी भी बुरा नहीं होता है, क्योंकि मतलब खराब नहीं होता है, उसके अंदर जो बुराइयां होते हैं उससे हम लोग को घृणा करना चाहिए। सच्चाई और धैर्य बना के रखना चाहिए। इनका कहना था कि सत्य और धैर्य बनाकर के बिना अहिंसा का पालन नहीं किया जा सकता है। अगर आप सच हैं और आपके अंदर कंसिस्टेंसली है, मतलब धैर्य रख सकते हैं, तो अहिंसा का पालन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर सच्चे नहीं है और धैर्य नहीं है, तो आप जरूर डेफिनेटली हिंसा कर देंगे, मार काट कर देंगे। लेकिन धैर्य बना के रखिए तो ये पालन हो जाएगा। अहिंसा के लाभ, यह समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखती है। अहिंसा के लाभ क्या है? समाज में शांति और सद्भाव, सद्भाव मतलब सभी के प्रति प्रेम बनाए रखती है। यह क्रूरता और नफरत को खत्म करने का प्रभावी तरीका है। किसी भी चीज को क्रूरता और नफरत को खत्म करने का प्रभाव तरीका है। और अहिंसा जो है, अहिंसा के माध्यम से नैतिक बल बढ़ता है। नैतिक बल जो किसी भी शारीरिक बल से अधिक शक्तिशाली होता है। गांधी जी ने यह बात कही। सत्याग्रह, सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है। सत्य मतलब सच्चाई और आग्रह मतलब दृढ़ता। सत्याग्रह, ठीक है, अर्थात सत्य के प्रति अडिग रहना। अडिग रहना मतलब धैर्य बनाए रखना, ठाने रहना। गांधी जी ने सत्याग्रह को न्याय के लिए अहिंसक संघर्ष के रूप में परिभाषित किया। उनका मानना था कि यदि व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसे किसी भी अन्याय का अहिंसक विरोध किया जा सकता है। अगर सत्य के रास्ते पर आप चल रहे हैं तो किसी भी अन्याय का अहिंसक विरोध किया जा सकता है। सत्याग्रह का प्रमुख तत्व क्या है तो हम लोग देखते हैं। पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है धैर्य, चौथा है असहयोग और पांचवा है नैतिक शक्ति। एक एक करके हम लोग समझते हैं। सच्य या सत्य होना चाहिए, हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए, ठीक है। अहिंसा का मतलब किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना चाहिए,
विरोध करेंगे तो उसको हम लोग कभी भी मन में ये बुरे ख्याल नहीं रखेंगे उसके प्रति, कोई भी लाठी डंडा से हम लोग वार नहीं करेंगे। धैर्य मतलब लंबे समय तक अपनी स्थिति पर रहना, टिके रहना, पैसेंस रखना। असहयोग मतलब किसी भी लोग अगर आपको प्रताड़ित करता है, ज़्यादा अथी करता है, ज़्यादा दिक्कत करता है, तो उसका असहयोग कीजिए। जैसे गांव में होता है ना, कोई ढेर बदमाश है, कोई ढेर अथी करता है, मतलब किसी को कुछ कर दिया, किसी को गाली दे दिया, किसी को, तो उसके समाज के द्वारा उसको बर्खास्त किया जाता है। उसी प्रकार से आप भी उसको बर्खास्त कीजिए। जो सरकार आपके खिलाफ, आपके विरोध में कुछ योजना बना रही है, तो उस योजना के प्रति आप भी असहयोग कीजिए। तो गांधी जी का यही कहना था कि उसका एकदम बहिष्कार कीजिए, है ना। अन्यायपूर्ण शासन का सहयोग नहीं करना चाहिए, वही है। नैतिक शक्ति, मोरल फोर्स, शारीरिक बल के बजाय आत्मबल पर विश्वास रखना चाहिए। आत्मबल मतलब खुद पर विश्वास रखना चाहिए कि मैं अगर सहयोग करूंगा या तो सत्याग्रह करूंगा तो जरूर मेरा बात को रखा जाएगा। और किसी हर एक व्यक्ति के अंदर प्रेम और भाव जरूर होता है। हम इतना प्रेम से बोलें या इतना प्रेम से अनुरोध करें कि हमारी बातों को जरूर वो माने। कोई कितनों भी हो, लेकिन दिल सबके पास होता है, थोड़ा सा वो नॉर्मल जरूर होगा, कोमल जरूर होगा। सत्याग्रह के उदाहरण, चंपारण सत्याग्रह, किसानों के, चलिए हम लोग देखते हैं सत्याग्रह के उदाहरण देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। कब कब स्टार्ट हुआ? 1917 में चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा 1918 में, असहयोग 1920 से लेकर 1922 तक, नमक कानून जिसके खिलाफ नमक सत्याग्रह या डांडी मार्च सत्याग्रह, या तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है, हम लोग निष्कर्ष देखते हैं इसका क्या है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा और सत्याग्रह केवल एक राजनीतिक हथियार नहीं है। अहिंसा और सत्याग्रह केवल राजनीतिक हथियार नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है, उन्होंने दिखाया कि बिना हिंसा के भी बड़े से बड़े परिवर्तन लाया जा सकता है, बड़े से बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। आज भी यह सिद्धांत विश्व शांति, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक, ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज क्या है? तो गांधी जी का पहले से ही मानना था कि कोई भी शक्ति जो है, अगर कोई शक्ति नीचे से ऊपर अगर रहेगा, अगर किसी पावर नीचे से ऊपर तक रहेगा तो कार्य करने में सब ठीक होगा। जैसे नगर निगम, मुखिया चुनाव, प्रखंड चुनाव, जैसे जिला परिषद, वार्ड सदस्य, ये सब होना चाहिए। इसका यही था। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद में समझ में आएगा कि क्योंकि इनका दिमाग में यह था कि ग्राम का भी विकास किस प्रकार से हो। अगर कोई नीचे से अगर पावर को ऊपर तक नहीं रखा जाएगा तो ग्राम का विकास सुचारू रूप से नहीं हो सकता है। तो ग्राम स्वराज का मतलब है, ग्राम स्वराज महात्मा गांधी का एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक विचार था, जिसका अर्थ है ग्राम का स्वशासन। गांधी जी मानते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। कहाँ है? गांव में, क्योंकि गांव से ही मिलकर शहर बना है। इसलिए यदि देश को सही मायनों में स्वतंत्र बनाना है तो गांवों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना होगा। आज जो पंचायत हम लोग देखते हैं, नगर निगम, नगर परिषद, ये सब जो देखते हैं, मुखिया देखते हैं, ये गांधी जी का देन है, गांधी जी का ही विचार है। चलिए ग्राम स्वराज की परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं। गांधी जी ने ग्राम स्वराज को गांव की आत्मनिर्भरता और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए रूप में परिभाषित किया। उनके अनुसार गांवों को बाहरी शासन या शोषण पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने संसाधनों से खुद को संचालित करना चाहिए। ठीक है, ग्राम स्वराज के प्रमुख सिद्धांत क्या है? आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी, गांवों को अपने संसाधनों से खाद्य, वस्त्र, अन्य जरूरतों की पूर्ति करनी चाहिए। उद्योगों पर निर्भरता कम हो
और गाँवों में छोटी उद्योगों का बढ़ावा दिया जाए। मतलब छोटे-छोटे जो रोजी रोजगार के लिए जो भी हो, वो बड़े-बड़े उद्योग में नहीं होना चाहिए, ताकि हालाँकि गाँव में ही आपूर्ति होना चाहिए, उसकी पूर्ति हो जाए, तो ये गाँव ठीक विकास की ओर जाएगा। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, इसका क्या है? सत्ता का केंद्रीकरण ना होकर गाँव को शासन का अधिकार दिया जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई एमपी विधायक सेंट्रल स्टेट को देखेगा, लेकिन कुछ ऐसा भी जो हो ना, जो अपना गांव को, क्योंकि वो सब बड़े बड़े जनसंख्या पर होते हैं, तो वो उतना लोगों को कैसे टेक ओवर करेंगे? तो इसलिए यह डिसेंट्रलाइजेशन का सिस्टम को अप्लाई किए, ताकि गाँव में जो छोटे छोटे गली हैं, सड़क, नाली, जो भी है, उसका विकास हो सके और गांव में भी आदमी विकास की ओर जाके देख सके। इसीलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण ना होकर गांवों को शासन का अधिकार दिया गया। प्रत्येक गांव में निर्णय खुद लें कि जिससे निचले स्तर पर लोकतंत्र मजबूत हो। निचले स्तर पर आज भी हम लोग, एक वार्ड का चुनाव होता है, एक मुखिया का चुनाव होता है, तो ये गांधी जी का ही विचार है कि हम लोग क्यों ना अपना सा एक छोटा सा ही, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई सांसद को चुनते हैं तो वो 10 लाख में एक व्यक्ति को चुनते हैं, है ना? तो वो इतने लोगों में से हम लोग कैसे वहाँ तक पहुँच बना सकते हैं? लेकिन अगर हम लोग एक ऐसा प्रणाली बना के रखें जिसमें हम ही लोग का आदमी, हम ही लोग का भाषा, हम ही लोग का वेशभूषा और हम ही लोग का आसपास के लोग अगर उसमें से हेड रहे, तो उससे हम लोग कोई भी समस्या होगी तो बातचीत करने में आसानी होगी। इसीलिए ये ग्राम सभा, मतलब ग्राम ग्राम की स्थापना की, है ना? खादी और कुटीर उद्योग, गांधी जी ने खादी को आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना और लोगों को चरखा चलाने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि कहना था कि हम लोग जितना भी चीज़ है दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहें, खुद पर ज़्यादा निर्भर रहें। हम लोग जहाँ तक हो सकें खुद से अपना कपड़ा बनाएं, खुद से अपने कार्यों को करें, ताकि हम दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहें। दूसरे के निर्भर रहेंगे तो हमेशा आपको दुख ही होगा, क्योंकि उस कुछ समय के बाद आपके पास आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगा, तो आप उसके प्रति घुटने टेक देंगे, है ना? इसीलिए छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देकर गांवों में रोजगार का अवसर पैदा करने पर जोर दिया। स्वच्छता और स्वास्थ्य, क्लीनेस एंड हेल्थ पर ध्यान दिया कि साफ सफाई पर और शरीर पर अपना ध्यान देना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि गांव को स्वच्छ और स्वच्छता अथा बनाना अत्यंत आवश्यक है। गांवों में साफ सफाई और स्वास्थ्य सुविधा और अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। अगर अच्छी शिक्षा नहीं होगा, साफ सफाई नहीं होगा, तो रोज बीमार पड़ेगा, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, है ना? अगर वही साफ सफाई होगा तो गांव के जितना भी जो विकास के योग्य या शिक्षा के प्रति जो पैसा खर्च होता है, वो अगर सही से साफ सफाई नहीं होगा तो बीमारी के प्रति होगा, है ना? नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास। नैतिक नैतिक क्या है? गांवों में सामाजिक मान्यताओं, अहिंसा, सद्भाव और सहयोग की भावना होनी चाहिए। महिलाओं और दलितों को समान अधिकार मिले, जिससे गांवों का समग्र विकास हो, है ना? मतलब सबका बराबर विकास हो। ग्राम स्वराज का महत्व क्या है? सशक्त भारत, अधिक गांव आत्मनिर्भर बनेंगे तो देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। अभी गरीबी और बेरोजगारी कम होगी। कुटीर उद्योग और कृषि पर जोर देने से गांव में रोजगार बढ़ेगा। सामाजिक समानता, गांधी जी ने जातिवाद और छुआछूत को मिटाने के लिए ग्राम स्वराज के जरिए माना। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ को जातिवाद और छुआछूत को मिटाने के लिए ग्राम स्वराज को जरिए माना जाता है कि छूट सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार, ग्राम स्वराज से गांव में मूलभूत सुविधाएं बढ़ेगी। ठीक है, निष्कर्ष यह है ग्राम स्वराज, गांधी जी का ग्राम स्वराज सिर्फ राजनीतिक विचार नहीं था, बल्कि एक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्रांति थी। इनका सपना था कि हर गांव आत्मनिर्भर, लोकतांत्रिक और
खुशहाल बने। आज भी महात्मा गांधी जी के उन विचारों को स्थानीय शासन, ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में एक आदर्श मॉडल माना जाता है। गांधी जी के विचार, धर्म और राजनीति, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो महात्मा गांधी जी के अनुसार धर्म और राजनीति एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि पूरक है। इन्होंने धर्म को संकीर्ण धार्मिक कटर से अलग एक व्यापक नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति के रूप में देखा। गांधी जी मानते थे कि राजनीतिक में नैतिकता, मोरल, है ना, एंड आध्यात्मिकता का होना आवश्यक है ताकि यह जन कल्याण का साधन बन सके। गांधी जी का धर्म संबंधी दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। धर्म का व्यापक अर्थ क्या है? गांधी जी के लिए धर्म का अर्थ सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म से नहीं था, बल्कि वह इसे सत्य और अहिंसा, प्रेम और सेवा से जोड़ते थे। इनके अनुसार धर्म का अर्थ वह नैतिकता है जो अपने मानवता को जोड़ती है, मतलब इंसानियत को जोड़ती है ना। एक इंसान दूसरे इंसान का दर्द समझे, ना कि उसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यही सब सोच के उसकी, एक व्यक्ति अगर कोई गिरा हुआ है तो उसको मदद करनी चाहिए। उसके प्रति ये नहीं सोचना चाहिए कौन सा धर्म का है, कौन सा जात के है, कौन सा रंग के है, कौन सा नस्ल के थे, ये सब नहीं होना चाहिए। मानवता को सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए इनके अनुसार से। ठीक है। सर्वधर्म समभाव मतलब क्या है? गांधी जी ने सभी धर्मों को सम्मान माना है, कहा है कि सभी धर्म सत्य की ओर ले जाते हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। धर्म और नैतिकता क्या? तो उनके अनुसार धर्म का असली रूप नैतिकता है, मोरल, और सच्चाई में है। असली रूप में नैतिकता और सच्चाई में है। धर्म का असली रूप नैतिकता और सच्चाई में है। अगर किसी के अंदर मोरल है, ये सोच सकता है, किसी के प्रति अच्छा सोच सकता है और सच्चाई के साथ, तो वही धर्म है। वे मानते थे कि जिस राजनीतिक में नैतिकता और आध्यात्मिकता नहीं होती है वह जनता के लिए हानिक बन जाता है या बन जाती है। ठीक है, क्या है? हानिकारक बन जाती है। क्या नहीं होने के कारण? आध्यात्मिकता और नैतिकता नहीं होने के कारण। ठीक है। गांधी जी के राजनीतिक विचारों में धर्म की भूमिका क्या रहा? तो राजनीतिक में नैतिकता और धर्म का समावेश। गांधी जी के अनुसार राजनीतिक बिना धर्म के गंदा खेल बन जाती है। क्या बोल रहे हैं? कि राजनीतिक बिना धर्म के गंदा खेल बन जाती है। मतलब धर्म होना चाहिए, लेकिन वे धर्म के संकीर्ण और कटर रूप को राजनीतिक से दूर रखना चाहिए। कट्टरता को नहीं रखना चाहिए। जैसे हिंदू कट्टर है एकदम, कोई मुस्लिम कट्टर है, कोई एकदम जय श्री राम बोल रहा है, जय श्री राम नहीं बोलेगे तो तुमको हम काट देंगे, वो कर देंगे। अभी भी होली का त्यौहार में बहुत जगह कोई रंग नहीं लगाया तो उसको गोली से मार दिया, कोई ये कर दिया, इस तरह से देखा जा रहा है। तो ये अहिंसा है, कट्टरता है। उन्होंने राजनीतिक में सत्य और अहिंसा और नैतिकता को सर्वोच्च स्थान दिया है कि हम लोग सत्यवाद पर, अहिंसा और नैतिकता पर हम लोग सर्वोच्च प्राथमिक दें। धार्मिक भेदभाव के खिलाफ संघर्ष। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। ठीक है। इन्होंने संप्रदाय और धार्मिक कट्टरता को विरोध किया गया। धार्मिक कट्टरता को विरोध किया, जो कट्टरता का बात करेगा उसको हम विरोध करेंगे, और सभी धर्मों में भाईचारा का संदेश दिया। राजनीतिक और सेवा भावना क्या है? तो देखिए, गांधी जी के लिए राजनीतिक सत्ता का खेल नहीं है, बल्कि जन सेवा का माध्यम थी। वे मानते थे कि राजनीतिक नेता को त्याग, सेवा और सच्चाई का मार्ग चलना चाहिए। त्याग मतलब सेवा और सच्चाई के मार्ग पर नेता लोगों को चलना चाहिए। धर्म और राजनीतिक पर गांधी जी के लिए कुछ महत्वपूर्ण विचार थे, तो आज हम देख लेते हैं यहाँ पे। गांधी जी का धर्म के बिना कोई संबंध नहीं हो सकता। सत्य, अहिंसा और नैतिकता के रहित राजनीतिक विनाशकारी होती है। अगर सत्य नहीं हो, अहिंसा नहीं हो, नैतिकता नहीं हो, तो राजनीतिक विनाशकारी हो सकती है। ठीक है, होती है। मैं ऐसा धर्म नहीं मानता जो लोगों को बांटे। गांधी जी का कहना था कि मैं ऐसा धर्म को नहीं मानता हूँ जो धर्म लोगों को बांटे। सच्चा धर्म लोगों को जोड़ता है,
सच्चा धर्म वही है जो लोगों को जोड़ने का काम करता है, तोड़ता ना हो, उनका ये कहना है। धर्म का अर्थ पूजा पद्धति तथा समिति नहीं है। कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई टीका लगा रहा है, मुलामा कलमा पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तो ये धर्म का अर्थ सही नहीं हुआ उसके अनुसार से, बल्कि यह जीवन जीने का एक नैतिक आधार, नैतिक आधार मतलब एक सुविचार से, एक इंसानियत के नाते किस प्रकार से लोगों के प्रति प्रेम और करुणा रखें। निष्कर्ष क्या है? गांधी जी के राजनीतिक में धर्म के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को शामिल करना चाहते थे, लेकिन सांप्रदायिक और धार्मिक कट्टरता से बचने पर जोर देते थे। उनके अनुसार सत्य, अहिंसा, प्रेम, नैतिकता ही राजनीति को जनहित जारी बना सकते हैं। आज भी उनके विचार सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता और नैतिक राजनीति के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। ठीक है, आज भी। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगला जो टॉपिक होगा गांधी जी की शिक्षा संबंधी विचार, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।